प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक भाई बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिवादन। जय सिया राम। ठीक। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा यूजीसी से ही संबंधित है, पर यूजीसी के बहाने एक नई चीज देखने को मिली समाज में, जो चर्चा हो रही है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं बहुत दिन बाद। जो जनरल, जो मतलब मैं और वैलोक जी, हम लोग दो शब्दों से बिल्कुल बचेंगे और बचना चाहेंगे। सवर्ण और ये दलित और ओबीसी इत्यादि जो कैटेगराइजेशन किया गया है, अब सरकारी कैटेगराइजेशन है तो कोशिश हम करेंगे इन शब्दों का कम इस्तेमाल करें। पर एक वर्ग है समाज का, हर समाज के वर्ग को जो है राजनीति का लाभ चाहिए होता है अपने अपने हिसाब से। और देश ने 2014 से पहले मुख्य रूप से जातिवाद की राजनीति देखी, और यह कि मुस्लिम वोट बैंक में एक बटा हुआ हिंदू का एक टुकड़ा जो है जुड़ जाएगा तो वो लोग सदैव सत्ता में रहे। वैलोक जी बिहार से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। यहाँ पर इसकी हमने परिणति देखी, मतलब इसकी एक जातिवाद की राजनीति का एकदम अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन देखा यहाँ पर। और सामान्य वर्ग को सदैव इस राजनीति में सबके में बटा हुआ ही देखा। कोई सपा में था, कोई बसपा में था, कभी ब्राह्मण बसपा में जा रहा है, इत्यादि इत्यादि इस तरीके से। बाकी बिहार की राजनीति के बारे में वैलोक जी बेहतर बताएंगे। वैलोक जी, इस जनरल को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कब हुआ, या ये कभी ये सदैव राजनीतिक रूप से छिन्न भिन्न बटा बिखरा ही रहा? देखिए, जो अनारक्षित वर्ग है भारत का, वह शुरुआती दौर में जब... कृपया अनारक्षित वर्ग को आप क्लियर कर दें कि यह शब्द आपका है, आम जनता के लिए क्या होगा? ये सामान्य वर्ग के लिए, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए, जिसमें 4 कास्ट आती हैं मुख्यतः, और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है वैसे ही जो 4 कास्ट हैं। तो ये अनारक्षित वर्ग जो है वह शुरुआती दौर में जब ब्रिटिशर्स से यह देश मुक्त हुआ और देश को आजादी मिली, कहा जाए नहीं कहा जाए पता नहीं, क्योंकि केवल कुर्सियां बदली, चेहरे बदले, गोरों की जगह भूरे साहब आ गए, लेकिन भारतवर्ष की जो संस्कृति थी, भारतवर्ष का जो मिजाज था, उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। बहरहाल, बहरकैफ, आजादी के आंदोलन में सभी वर्गों ने हिस्सा लिया, और यहाँ तक कि अब तो जिहादी भी ये कहते हैं कि भाई हमारा खून शामिल है और क्या क्या सब वगैरह वगैरह। लेकिन खैर, उस पर अभी नहीं जाएंगे, वो दूसरी बात है। शुरुआती दौर में चूंकि शिक्षित वर्ग अधिकांशतः इन्हीं से बना हुआ था, तो एक सामान्य तौर पर बांट लिया गया कि भाई यही लोग सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। जो लोग ये बार बार कहते हैं, अभी आपने आरजेडी की प्रवक्ता का बयान सुना होगा, जो उसमें वो बड़ी बेहयाई से कह रही हैं कि इन लोगों को फंसाया जाना चाहिए। इन लोगों को इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने 1000 वर्षों तक वंचित रखा और ये रखा। पहली बात तो ये कि सामान्य बुद्धि के आदमी को यह सोचना चाहिए, यह प्रश्न पूछना चाहिए कि जब 1200 वर्षों तक भारत युद्धरत रहा, भारत की हिंदू सभ्यता, अगर हम भारत कहें या हिंदू कहें बात बराबर ही है, तो ये हिंदू सभ्यता जो क्षत विक्षत रही, लगातार युद्ध में रही। हाँ, हम पूरी तरह गुलाम कभी नहीं हुए, अंग्रेजों के समय भी नहीं हुए, कई जगहों पर विद्रोह चलता रहा, कई हिस्से स्वतंत्र रहे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये जो तबका है 1200 वर्षों तक, पहले जिहादियों ने, फिर मिशनरियों ने जो हम पर शासन किया कई हिस्सों में, उसमें इस समाज का पूरा चरित्र ही बदल गया। आजादी के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू, जवाहरलाल नेहरू ने यह पूरी कोशिश की कि इस देश को इसके मुख्य चरित्र से बिगाड़ दिया जाए। यहां तक कि इतिहास लेखन की जब बात आई तो 1952 में जो फैसला हुआ उसमें यह कहा गया कि हम इतिहास को राष्ट्रवादी तरीके से नहीं लिखेंगे, हम वस्तुनिष्ठ तरीके से लिखेंगे। और ये किसी भी देश में नहीं हुआ, किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में यह नहीं हुआ। जहां जहां हुआ वहां की सभ्यताएं खत्म हो गई। भारतवर्ष की सभ्यता बची रही इसलिए क्योंकि हम लोग अपनी कुछ जिद पर अड़े रहे।
आप देखिए कि अब मुझे यहां जाति का उल्लेख करना पड़ेगा। 1960-65 के दशक में जो तमिलनाडु में हुआ, सर्वाधिक निशाना किसको बनाया गया? ब्राह्मणों को। जो रामास्वामी है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है वह एक ल्यूनेटिक हो सकता है और उसको मेंटल असाइलम में भेजा जाना चाहिए। और रामास्वामी की अगर आप बातें सुनेंगे, जिसको आज पेरियार कहा जाता है, पेरियार चूंकि बहुत आदरवाची संबोधन है, इसलिए मैं उसको नहीं देता हूं, मैं उसको पेरियार नहीं कहता हूं, मैं उसको रामास्वामी ही कहता हूं, क्योंकि एक विक्षिप्त, धूर्त, लंपट व्यक्ति को पेरियार नाम का संबोधन देना ठीक नहीं है। उस व्यक्ति की लिखावट में, उसके बोलने में ये सब साफ साफ लिखा गया है कि भाई भगवान राम की मूर्ति जो अयोध्या में है उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। यही नहीं, सारे मंदिरों से, सारे देवालयों से मूर्तियों को खंडित किया जाना चाहिए। ये किसकी भाषा वो बोल रहा था? उसके पहले उसका जो पूर्वज है जेवियर, गोवा इंक्विजिशन याद कर लीजिए, वहां का जो आज सेंट बना हुआ है, जो दुर्दांत लुटेरा हत्यारा जेवियर था, उसने भी ये कहा था कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो मैं पूरे हिंदुस्तान को धर्मांतरित कर लेता। क्या वजह रही है? और अब आ जाइए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मैं 3 कालखंड में आपको ले चलता हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिख दिया जाता है, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ। ये कौन सी परंपरा है? ये कौन सी विचारधारा है? और ये कहां से आती है बात? इसकी जड़ें उसी जेवियर में खोजनी पड़ेंगी। और चूंकि ब्राह्मणों ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद मौखिक रूप से हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखा, इसीलिए शायद आज मैं टीका लगा के घूम रहा हूं, आप भी टीका लगा के घूम रहे हैं, और शायद इसीलिए हमारी संस्कृति बची हुई है। युद्ध के लिए हमारे यहाँ एक वर्ण था, खास तौर से क्षत्रिय। उन्होंने जितनी लड़ाइयां लड़ी, पूरे राजपूताना को बचाया, पूरे महाराष्ट्र को बचाया, जहां कहीं भी उन लोगों ने किया। उनके साथ समाज के सभी वर्ग थे। लेकिन जो ये हुआ तो मिशनरियों को और जिहादियों को ये समझ में आ गया कि सबसे पहले इस वर्ग को कमजोर करो। और जाहिर सी बात है, क्षत्रियों में वेलोग भाई, इन क्षत्रियों में आज का जो ओबीसी वर्ग है उसके बहुत सारी जातियां जो है ना, वो क्षत्रिय ही थी। उनके राजा थे, वही लोग लड़ाई लड़ते थे। यादव लोग, सारे लोग क्षत्रिय ही थे, और भारत के मैक्सिमम राजा लोग इसी वर्ग से आते रहे। जी भाई, आप उनको आज कहते हैं, आपके इतिहास के कितने पन्ने फाड़ दिए गए। अगर मैं उन राजाओं का नाम लेने लगूं, आपको फेमिनिज्म आज पढ़ाया जाता है, रानी चेन्नम्मा का नाम भी लोग नहीं जानते हैं। तो ये वो एक फिर अलग वीडियो का विषय हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने बता दिया, दर्शक हमारे इतने प्रबुद्ध हैं कि वो खोज सकते हैं, वो समझ सकते हैं। आप ये अगर कानों में शीशा डाला जाता, अगर शिक्षा से वंचित किया जाता, तो आज के तथाकथित ओबीसी वर्ग के ऐसे राजा नहीं होते जिन्होंने भारतवर्ष पर शासन किया है। नहीं, मल ढवाने की बात भी करते हैं, वो इस्लाम का प्रचलन था, और आज भी वह चीज पाकिस्तान और कश्मीर में दिखी। वाल्मीकियों के साथ जो उन्होंने किया, यह हिंदुओं का नहीं था। खैर, अभी हम आज की बात पर आते हैं। वह भी एक आरोप मर दिया गया नेसेसरली। अभी तो 2014 में तो सब लोग खेत खलिहान और तालाब जा रहे थे, शौचालय नहीं थे, तो पता नहीं किसका मल ढोया जा रहा था। जी हम अभी क्या कहते हैं, आज की राजनीति पर आते हैं कि ये यूजीसी के माध्यम से क्या आप देख रहे हैं कि यह सरकार विरोधी कार्य किया जा रहा है कुछ लोगों को इकट्ठा करके, या वाकई में समाज को ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक राजनीतिक ताकत है? और अगर ऐसा लग रहा है तो पहले क्यों बिखरा हुआ था? 2014 से पहले तमाम मुस्लिम सपोर्टेड पार्टियों के साथ क्यों ऐसा बिखरा हुआ था, और आज क्यों अचानक से लग रहा है कि हम ताकतवर हो गए? जी देखिए, ताकतवर वगैरह होने की कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है कि हमने लोकतंत्र का जो प्रारूप चुना है उसमें अनारक्षित वर्ग ताकतवर नहीं हो सकता है। एक सफेद झूठ जो बोला गया 85% और 15%, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर अनारक्षित वर्ग अभी भी 30% के आसपास होगा। आप उत्तर प्रदेश देख लें, बिहार देख लें, तमाम चीजें देख लें, तो लेकिन 30 पर 70 तो भारी पड़ेगा ही।
और समस्या ये है कि 2014 से हिंदू ने हिंदू होकर वोट देना शुरू किया था। अब 2024 में चूंकि 32 सीटें कम आई हैं भाजपा को, तो अब इन लोगों को लग रहा है कि अब इसको और ज्यादा तोड़ दिया जाए, ताकि एक राष्ट्रवादी सरकार जो शासन में है उसको ये किया जाए। इस सरकार से मेरी एकमात्र शिकायत है या गफलत इस सरकार की ये रही है कि इसने अपने मूल काम पर ध्यान नहीं दिया है। विरोधियों से सनद लेना, विरोधियों को अपने खेमे में जबरन जोड़ना। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, पूर्व संपादक, जिसने शुकर को जनेऊ पहना के पूरी दुनिया में प्रसारित किया, वो व्यक्ति रायपुर साहित्य महोत्सव का हिस्सा है। रायपुर में किसकी सरकार है? और तमाम राष्ट्रवादियों के साथ, यहां तक कि पांचजन्य के जो संपादक महोदय हैं हितेश शंकर, वो उसके साथ खड़े हैं। पांचजन्य किसका मुखपत्र है? भाई इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना, आरएसएस का मुखपत्र है। हाँ ठीक है, आरएसएस की योजना है, सब एक हैं, सबको जोड़ना है, पूरा हिंदू समाज, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप विषधरों के साथ सो जाएं, आप उनको पालने लगे। और अभी अगर सामान्य वर्ग के लोगों को लगता है, अगर अनारक्षित वर्ग के नेताओं को लग रहा है कि जनता का ये गुस्सा वो भुना ले जाएंगे, तो भाई देखिए कालनेमी हमारे बीच रामायण काल से मौजूद रहे हैं और जनता उनको पहचानती भी है। अगर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, उनके अपमान पर है तौबा हो रही है, तो फिर इस पूरे मसले पर बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी आदित्यनाथ हैं और हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है अभी फिलहाल अपनी आकृति, आकार और जनसंख्या के हिसाब से, तो अब लोगों के, विरोधियों के दिमाग में यह है कि भाई मोदी तो फिर भी ठीक है, योगी आ गए उस जगह तो क्या होगा। हालांकि जो लोग भाजपा और संघ को जानते हैं उनको पता है कि भाई अभी योगी जी की वहां तक पहुंचने में उनको अभी प्रतीक्षा करनी होगी, अभी बहुत लोग हैं लाइन में और भाजपा के पास लोगों की कमी नहीं है। और चूंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को अभी 1-2 टर्म और योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, इसलिए वो ये सब उलटबांसियां हैं। अब समस्या ये है कि आपके हाथ में जो एक स्मार्टफोन नाम की चीज है, उससे ये उलटबांसियां क्षणांश में फैल जाती हैं। मुझे जरा आरक्षित कोई नेता ये बता दे कि आप केवल अपने दम पर चुनाव जीत जाएंगे क्या? और ये एक गफलत है सरकार की। इससे आप राम मंदिर भूल जाएंगे क्या? इससे आप अनुच्छेद 370 का खत्म करना भूल जाएंगे क्या? इससे आप हर एक गांव में शौचालय, हर एक जगह बिजली, सड़कों की जो सर्वोत्तम स्थिति है, ये सारा कुछ भूल जाएंगे क्या? आपकी इकोनॉमी वक्फ एक्ट, SIR, तीसरे किसी को हवा भी नहीं थी इन चीजों की। बहुतेरी चीजें हैं, बहुतेरे काम हैं जो आप, भाई आप कांग्रेस के शासनकाल में, हाँ इस सरकार ने किए हैं, 1-2 अजीब से काम किए हैं जिसकी राजनीति किसी को भी समझ में नहीं आती है। जैसे मौलाना मुलायम को पद्म विभूषण देकर ये सरकार चुप नहीं रही, उसके बाद उसने शिबू सोरेन को दे दिया, जिसको झारखंड में लोग अंगुली माल कहते हैं, जो बाकायदा कन्विक्टेड था, जो सूटकेस कांड का आरोपी था। ऐसे लोगों को आप जब देते हैं और आपको लगता है कि वो वर्ग आपके पुरस्कार देने से, सम्मान देने से, आपको वोट देने, लेकिन बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें। मुलायम को दिया तो वापस सपा जो सत्ता में नहीं आ पाई उत्तर प्रदेश में, शरद पवार को दिया तो महाराष्ट्र में उनकी भी पार्टी साफ हो गई, झारखंड ही बचा था। शिबू सोरेन को चलो ठीक है, उन्होंने आधे बिहार को लालू से बचाया, निकाला, लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, चलो ठीक है। अब दे दिया इनको तो यहाँ से भी हेमंत सोरेन साफ हो जाए, भाजपा आ जाए। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, कई लोग क्या देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया तो बिहार जीत लिया जी, भी जाएंगे क्योंकि उनके। मैं आपसे क्योंकि एक चीज पूछना चाहूंगा लोग भाई, क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा चर्चित जो रहता है कि जातिवाद की राजनीति बिहार में, तो बिहार की राजनीति में जो जनरल अनारक्षित का है वर्ग, वह कहाँ रहता है? नहीं देखिए, बिहार में तो तेजस्वी यादव ने कह दिया ना कि पांडे जी और मिश्रा जी बहुत उछल रहे हैं, उसका बयान आ गया।
अब पांडे जी और मिश्रा जी उछल रहे हैं, ये किस एक वर्ग को वो निशाना बना रहे हैं, किस एक कास्ट को निशाना बना रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि बिहार में अभी भी मुझे तो हाल फिलहाल नहीं दिखता कि कोई योगी आदित्यनाथ वहां बैठ जाएंगे या बैठ सकने की स्थिति है, क्योंकि बिहार की राजनीति अभी भी वही ओबीसी, पिछड़ा, दलित इसी में फंसी हुई है वहां अभी भी। और अनारक्षित वर्ग का मुझे जरा एक नेता बता दीजिए जो उतना कद्दावर हो नीतीश की तरह। सेम चीज उत्तर प्रदेश में भी दिखी, सेम चीज उत्तर प्रदेश में भी दिखी। तो क्या ये जो ये जनरल कास्ट है, ये सुविधा भोगी की राजनीति करती है क्या? हर पार्टी में मौजूद रहती है अपनी लॉबी बना के? कुछ लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब जो अनारक्षित वर्ग है उसको आप कब तक डेमोनाइज करेंगे, कब तक उसके नाम पर आप अपनी रोटी सेकेंगे? भाई, आपने आजादी हासिल की, आपने कहा कि हम सब एक हैं, आपके संविधान की प्रस्तावना में है, आपका आर्टिकल 15, 19, 21 तक ये सब इसी बात को तो बार बार कहते हैं ना। और आपने किया क्या? सबसे पहले तो आपने आरक्षण देकर एक ऐसी खाई पैदा की। आज ही मैं बनारस हिंदू एक रिजल्ट देख रहा था हिंदी में पीएचडी के लिए। अनारक्षित वर्ग के लोग 100, 97, 98, 96 पर चुने गए हैं। वहीं एक एसटी छात्र का दाखिला 3.27 पर हुआ है। ये आप कौन सा समाज बना रहे हैं? ये आप कैसा देश बना रहे हैं? वो और यह वर्ग नियो अम्बेडकर या नियो नव बुद्धिस्ट के नाम पर जो हिंसा प्रदर्शन कर रहा है और यही डेमोनाइज कर रहा है, मतलब ये तो वही बात होगी कि डरा हुआ मुसलमान है लेकिन वो तलवार लेके निकला हुआ है। कुछ वैसी बात है कि हम प्रताड़ित रहे, लेकिन जो है प्रवक्ता का बयान हमें जिस प्रकार से फंसाया जाना चाहिए और 1000 वर्षों तक इसने अत्याचार किए, पता ही नहीं किसने अत्याचार कर दिया। और मान लीजिए, मैं मानता हूं, चलिए भेदभाव आज के समय में यह जो है, आज के समय में ये जो नव बौद्ध है, इन पर क्यों नहीं एक प्रकार से क्योंकि ये फर्जी केसेस और इत्यादि इत्यादि, और ये बहुत एग्रेसिवली असर्ट करना, पॉलिटिकल स्पेस को बहुत एग्रेसिवली पुश करना, जिसकी समाज को आवश्यकता नहीं है। इनको भी हिंदू होने की आवश्यकता है, हिंदू बनकर रहने की, हिंदू होकर समाज में अपना योगदान देने की आवश्यकता है, राजनीतिक रूप से या किसी भी रूप से। तो यहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसी की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है हमें। जी, अपना लोभ और अपना जो स्वार्थ है वह जब तक त्याग कर लोग देश के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, ये सारी स्थितियां आएंगी। कल ही सीजेआई के कोर्ट में एक मामला आया है जहां सीजेआई ने पूछा है, पूनिया हो, कौन से पूनिया हो? तो मैं जाट पूनिया हूं। तो फिर तुमको आरक्षण क्यों चाहिए? तो मैं बौद्ध बन गया, ये मेरा अधिकार है। अब बौद्धों को अल्पसंख्यक आपने बना दिया है। जो हिंदू हैं भाई, बौद्ध, जैन, शाक्त, शैव क्या हैं? ये सब तो हिंदू परंपरा की शाखाएं हैं ना। एक बृहत अम्ब्रेला है जिसके अंदर आपने वहां काटा। हरेक जिहादी को, हरेक ईसाई को ये पता है कि हिंदुओं के अंदर की फॉल्ट लाइन सबसे बड़ी जो बना दी गई है वो है कास्ट। और इसको जितना उभारोगे तुम्हारे सत्ता में वापसी के वही चांस होंगे। और इसीलिए यूजीसी का इतना कड़ा विरोध जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि 95% SC/ST एक्ट के मामले झूठे होते हैं। आपने कानून बनाया सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। आपने दहेज विरोधी कानून बनाया, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। आपने महिला हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। और ये आंकड़े बोलते हैं, मैं और संदीप जी नहीं बोल रहे हैं। 0.67% से लेकर 5% तक, मात्र अधिकतम 5% मामले सही पाए जाते हैं। तो आप जब तक प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे झूठी शिकायत करने वालों पर, तब तक तो मामला नहीं चलेगा ना। नहीं, सही कह रहे हैं। ये बौद्ध समाज भी जो बन रहा है या बना है, ये हिंदुओं के बीच में रहता है, इसीलिए तो सुरक्षित है। वरना अफगानिस्तान में कौन बौद्ध है और बांग्लादेश में कौन बौद्ध है? और पहले ये सारे इलाके बौद्ध ही हुआ करते थे। बामियान बुद्ध जो है, कहाँ की मूर्ति लगी थी? तो वहां पूरा अफगानिस्तान तो पहले बौद्ध था, और वो तिब्बत बौद्ध था। चाइना देखे क्या कर रहा है उनके साथ।
हिंदू समाज के अंदर रह रहे हैं इसलिए सुरक्षित है, इसलिए अपनी बातें कह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे कह रहे हैं। जैन समाज की तरह हिंदू समाज में रहकर, जैन भी तो भारत हिंदू समाज की ही परंपरा के अंग है, जबरदस्ती माइनॉरिटी मतलब ठीक है, लेकिन उनका इतना दुराग्रह नहीं होता जितना ये 9 अम्बेडकराइट्स का होता है, और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। आजकल सिख क्रिश्चियन हुए जा रहे हैं, बौद्ध इसी भी या तरह तो इस्लामिक हो जाते हैं अंततः या क्रिश्चियन हो जाते हैं। संदीप जी, कोई बौद्ध नहीं है, ये सब के सब क्रिप्टो क्रिश्चियन है। हाँ, और आप देखिए कि इस देश के संविधान ने अल्पसंख्यकवाद के नाम पर वो जहर बोया है कि लिंगायत समाज ने कर्नाटक में याचिका डाल दी थी कि हमें अल्पसंख्यकों में शामिल कीजिए। अब अरे वो को कोई बंगाल में रामकृष्ण मिशन वालों ने डाल दिया था। रामकृष्ण मिशन वालों ने क्यों? वो भगवा उड़ते हैं, वो भगवा पहनते हैं, वो कह रहे थे हम हिंदू नहीं है, हम अल्पसंख्यक हैं। क्योंकि हिंदू अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है इस देश में। कमाल की बात है, हिंदू अपने शिक्षण संस्थान बनाएगा तो उस पर 45 तरह की पाबंदियां और कर लगाए जाएंगे, लेकिन उस हत्यारे लुटेरे जेवियर के नाम पर आप कोई संस्थान खोल दे। मैं अभी जिस वक्त बैठा हुआ हूं, जहां बैठा हुआ हूं, मेरे ठीक बगल में, अगर दर्शकों को कुछ आवाज भी आ रही होगी बच्चों की, बगल में एक कैरेंस नाम का स्कूल है, सेंट कैरेंस। मैं तो किसी को भी सेंट कहता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि जो राजनीतिक विचारधारा अपने विरोधियों को बूचर करने के लिए सिखाती है, वो कहीं से सेंट नाम लगाएं, तो मैं किसी को सेंटिमेंट नहीं कहता। तो ये स्कूल जो है, आपको पता है, ये स्कूल चला रहा है एक हिंदू जी। इस स्कूल का मालिक हिंदू है, और आप अधिकतर स्कूलों में जाइए, जो भी लगे हुए हैं, ये सब के सब अधिकांशतः हिंदुओं के चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें 25 तरह की सुविधाएं हैं। आरटीई से भी बच जाते हैं ये लोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है? जामिया में क्यों नहीं है? मजाक तो कहने का मतलब है कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस ने, भाई इस देश को भटियार खाना बना दिया है आपने, और जब तक आप एक लाल किताब निकाल लेंगे संविधान, नहीं वो देखिए वो ना ऊपर वाली जेब में नहीं रहती है, वो नीचे वाली जेब में रहती है। उससे जब खुजली करने का मन करता तो उस किताब से वो राहुल गांधी खुजलाते भी हैं। वो संविधान को या तो पीछे वाली जेब में रखते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, या आगे वाली जेब में रख के उसे अपना खुजलाते हैं। जब उनको खुजली होती है उतनी ही काम आती है उनके, और किसी काम नहीं आती है उनके। हम चर्चा का अंत करेंगे। तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस और यह नव बौद्धवाद यह जो दलितों के रूप में या उनका मुखौटा ओढ़कर जो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है, इस पर और इसकी प्रतिक्रिया सामान्य वर्ग के माध्यम से हमें सड़क पर देखने को मिल रही है आज के समय में, क्योंकि सरकार सुरक्षा दे रही है, सारी चीजें दे रही, तो सबको अपना अधिकार है कहने का। तो इसका क्या इलाज है? भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एसटी वर्ग है हमारा, अगर वो हिंदू है तो वो कभी भी अपने लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। बस्तर के जंगलों में पूरा एक रामनामी संप्रदाय ही रहता है, और वो अपने सिर से लेके पैर के अंगूठे तक राम नाम गुदवाए रहते हैं, पूरे चेहरे पर भी, पूरे शरीर पर भी। मोरपंख पहनते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की थी, आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, गूगल पर कहीं भी चले जा सकते हैं। और उनका क्या कहना था कि उनके यहाँ ये प्रथा कहां से आई, हालांकि मुझे इसकी सत्यता में भी संदेह है। तो कहा गया कि उन्हें भी मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, उन्हें राम नाम की पूजा नहीं करने दी गई, तो विरोध स्वरूप उन्होंने पूरे शरीर पर गुदवा लिया। ये मंदिरों वाली बात तो मुझे थोड़ी हजम नहीं होती, लेकिन लेकिन आप देखिए हमारे जो लोग हैं, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने ईसाई बना दिया। आज देखिए वहां क्या हालत है मणिपुर में। ये कह रहे हैं कि 2 आदिवासी धड़ों के बीच की लड़ाई है। काहे के आदिवासी भाई? तुमने तो पूरा का पूरा कुकी समुदाय को ईसाई बना दिया है, और जो मैतेई बचे हुए हैं उनके ऊपर तुम्हारे हमले हो रहे हैं। तो अफ्रीका में जो भयानक नरसंहार हुए हैं युगांडा रवांडा में, जो वह भी आधे क्रिप्टो ईसाई। श्रीलंका में जो सिंह और क्या कहते हैं तमिलों के बीच की लड़ाई थी, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन था, प्रभाकरन।
क्रिप्टो क्रिश्चियन बना के अपने देश के प्रति लड़ाई लड़वाई लोगों ने। हर एक समस्या डीएमके वाले क्या है, जो हमारे देश में तमिल डीएमके वाले हैं वो क्या है, वो भी तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, स्टालिन, उदयनिधि, उदयनिधि सब क्रिश्चियन है। और अब तो वो खुल के बोलता है, उसका बेटा जो है उदय, वो तो कहता है कि भाई मैं तो गर्विला ईसाई हूं, उसका बयान है। और ईसाई पादरी के सामने वो किस तरह घुटने टेक के बैठा हुआ है, वो फोटो भी है सब की तरह। और वो अरे सर, ये शंकर, ये कालनेमी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो गुरु था स्वरूपानंद, वो भी एक पास्टर ईसाई से जो है वो ले रहा था, आशीर्वाद ले रहा था, और उस फोटो को दिखाकर कन्वर्जन कराया गया हिंदुओं का कि तुम्हारा तो गुरु भी ईसाइयों के शरण में है। तो ये सब तो बहुत दिखा के कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया जी। और वो के पॉल सबसे ज्यादा बड़ा दुष्ट था धर्मांतरण का। लेकिन खैर, मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में यही कहूंगा कि आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जिहादियों से और ईसाइयों से दूर रहें। जी हाँ, ये जो दिख रहा है ये स्वरूपानंद है, और ये इसी अभिमुक्तेश्वरानंद का गुरु था, और इसकी सोनिया गांधी के साथ बहुत तस्वीरें हैं हंसते खिलखिलाते हुए, देख लीजिए। ये दायरा कांग्रेसी शंकराचार्य था भाई, इसी ने तो वो शुरुआत की थी कि एक मठ के बदले 2 मठों पर कब्जा कर लो। हाँ, ज्योतिष पीठ पर भी इसने कब्जा किया था। ठीक है, आज का हमारा विषय थोड़ा सा ये हो रहा है कि सामान्य वर्ग वर्सेस जो है, जो एक चल रहा है नैरेटिव, और सड़क पर उतर रहे हैं सारे, अपनी अपनी तलवारें भांज रहे हैं। सामान्य वर्ग को यह समझना पड़ेगा कि आपको बहकने की जरूरत नहीं है। विरोध कीजिए, पुरजोर तरीके से विरोध कीजिए, लेकिन इस सरकार को समर्थन भी देते हुए कीजिए कि भाई तुमसे गलती हुई है, इसको प्यूनिटिव एक्शन जोड़ो, बात खत्म करो। और अब तो मैं एक नई बात ये भी सुन रहा हूं कि हो सकता है यूजीसी, एआईसीटीई और सारी चीजें ही खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार एक इन सबको समेकित तौर पर एक ला रही है। तो फिर काहे का यूजीसी और काहे का यूजीसी का है जी। तो आज का जो कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए, अपना विरोध करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाएं, जिसने आपके अस्तित्व को ही खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। जी, और गोद में बैठना बहुत आसान है, और राहुल गांधी को खाली 150 सीट चाहिए, और या 20-30 सीट और चाहिए, उससे ज्यादा उसे चाहिए नहीं। तो अगर भाजपा में 20-30 सीट की भी कमी आती है तो ऑटोमेटिकली राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसमें शंका मत रखिए। कोई हम लोग थाली में परोस कर उसको दे देंगे। आज की चर्चा का समापन करते हैं। सबसे जरूरी बात कि जैसा अलबयालोक जी ने कहा, सरकार आपकी है, विरोध करिए, अपनी बात कहिए, उसमें रेक्टिफिकेशन होगा। और सबसे बड़ी बात की आरक्षण वगैरह की व्यवस्था की आवश्यकता तब थी जब भारत तुरंत 47 से निकला था, तो वहां पर फिर नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाई, तो सब कुछ, सारा जो इकोनॉमी आ रही थी या ताकत आ रही थी, वो सरकारी व्यवस्थाओं से आ रही थी। तो आदमी सरकारी व्यवस्थाओं में अपना ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहता था। पर आज प्राइवेट स्पेस इतना ज्यादा खुला हुआ है, 90% ऑफ ईयू से ट्रेड डील हो रही है, और अब आपको किसी भी वर्ग को अपना जीवन बनाने के लिए सरकारी सुविधाओं या सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। जीवन में इतना कुछ हो रहा है कि सबकी नौकरी, सबका जीवन आराम से बन सकता है, और आपको विधायकों की भी जरूरत नहीं अपना जीवन बनाने के लिए, जो पहले हुआ करता था। तो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से यह व्यवस्था जो है डाइल्यूट हो जाए, या ये जो एक विभेद पैदा हो रहा है भारत को हिंदू होने की, दुनिया भर में आप अब जाइए, दुनिया पर राज करिए, कौन रोकता है? सब तो घुटने टेक के बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करेंगे। हिंदू होना, भारत का हिंदू होना सबसे आवश्यक है। हिंदू सत्ता की निरंतरता अति आवश्यक है, और इसी से जो आपके अंदर के विभेद पैदा किए गए, भेद पैदा किए हैं, वह भी खत्म होंगे। अर्थव्यवस्था भी का उत्थान बहुत आवश्यक है। तो ये सब चीजों, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दिया जाए। बाकी जो छोटे पोटे आपस में कम से कम लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी ना करे। और जो बाहरी हमारे ही मुखौटे पहनकर हम हमारे बीच में हमारे भाइयों को, बहनों को हम आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तो थप्पड़ देके भगा देना चाहिए। जैसे कई गांव में क्रिप्टो क्रिश्चियन जाते हैं कन्वर्जन करने, तो गांव वाले थप्पड़िया के भगा देते हैं। बस वही इनका इलाज है, वो जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दर्शकों, आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर जो हो रहा है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।
वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको लगता है कि यह वीडियो उचित है, बातचीत ठीक की गई है, जरूरी लगती है तो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध और व्यालोक वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम।